इंकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, सेक्शन कितने कवर हुए हमारे 3 to 22। सबसे पहले जो डेफिनेशन इसमें शुरू हुई थी वो हुई थी किसकी, प्रमोटर की। प्रमोटर कौन होता है, जो प्रमोशन एक्टिविटीज को अंडरटेक करे, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया हो, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे, या फिर जिसकी एडवाइस पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे, अकस्टम टू एक्ट। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 शुरू होता है, अपने कॉपी खोलो और देखते रहो साथ साथ में। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी पब्लिक में कितने मेंबर होने चाहिए, 7, प्राइवेट में, ओपीसी में 1। और टाइप ऑफ कंपनी कितनी होती है, 3 तरह की, पहली बाय शेयर्स, दूसरी बाय गारंटी और तीसरी बाय अनलिमिटेड कंपनी। अब बात आती है हमारी ओपीसी की, सेक्शन 3 था यहाँ पे, जो एक कॉन्सेप्ट था उसमें, दैट इज ओपीसी। सबसे पहले कंसेप्ट हमारा मेजर होना चाहिए, चाहे आरआई हो चाहे आरआई ना हो। तो हाँ, ओपीसी की कौन सी सेक्शन, दूसरा कॉर्पोरेट। उसके बाद आया था हमारा कंपनी का चीज, मतलब एमओए से बढ़ेगा ओपीसी का, तो उसमें एक नॉमिनी का नाम भी जाएगा, और नॉमिनी का नाम जो जाएगा वो आईएनसी फ्री में जाएगा, रिटर्न कंसेंट उसकी पहले हमें लेनी पड़ेगी। अब ओपीसी का जो इनकॉर्पोरेशन है 32 में जाएगा, प्लस आईएनसी की क्या जाएगी, इसकी कंसेंट, और सारे मिला के हमें किसको भेजने, आरओसी को। उसके बाद जो एक पर्सन है, वो एक पर्सन 2 शेयर होल्ड कर सकता है, पहले कौन सी, मेंबर की, और दूसरी कौन सी, नॉमिनेशन की। और इस 1 पर्सन मेंबर इन 2 पीसी, अगर मान लो एक पर्सन किसी 2 पीसी में मेंबर बन गया हो, तो 180 दिन के अंदर अंदर उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी, इन केस जो नॉमिनी ने कंसेंट दी थी वो रिजाइन करना सर्वोच्च करना चाह रहे हैं, या फिर किसी के टाइम पे वो विड्रॉ कर सकता है अदर मेंबर को नोटिस देके। और जो मेंबर है उसको 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रायर टेकिंग कंसेंट 93। एंड सेकंड वन इज, कैन मेंबर रिप्लेस द नॉमिनी, क्या मेंबर खुद रिप्लेस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। रिप्लेस करने के अंदर अंदर डेथ हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, और कोई भी रीजन हो जाए, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट करने की वही बात है, 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है केस व्हेन नॉमिनी बिकम ए मेंबर, जब नॉमिनी क्या बन गया हो, मेंबर बन गया हो। मतलब मान लो अब एक में वो हमारा मेंबर था, दूसरे में वो नॉमिनी था, पर दूसरे के मेंबर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो नॉमिनी क्या बन गया, मेंबर बन गया, तो उसको एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। मतलब अगर वो किसी पर्सन का किसी ओपीसी का नॉमिनी था, मेंबर बन गया, तो उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा एज एन नॉमिनेशन क्लोज को पूरा करने के लिए, उसको 15 दिन के अंदर अंदर एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और तीनों ही केस में आईएनसी 4 में हमें आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा कि हमारा जो पहले नॉमिनी था वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारा था सेक्शन 3A, दैट इज मेंबर सेवरली लाइबल। अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स है प्राइवेट के पब्लिक की, वो कभी कम हो जाए, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। 6 मंथ के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, तो जो 6 महीने के बाद डेट्स राइज होंगे उनके लिए मेंबर्स ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल हो जाएंगे। फिर तुम्हारा सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 क्या कहता है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन जाएगी वो कौन से फॉर्म में जाएगी, आईएनसी 32 में जाएगी। और 32 के साथ अटैचमेंट कौन कौन सी जाएगी, 32 के साथ अटैचमेंट कौन कौन सी जाएगी, पहला साइंड एमओए और एओए। एमओए का फॉर्म 33 और एओए का 34। और फिर साइंड किसके द्वारा होने चाहिए, सब्सक्राइबर के द्वारा। और सब्सक्राइबर के द्वारा मतलब साइन किस तरह से होनी चाहिए, वो हमारा कंसेप्ट है। अगर सब्सक्राइबर लिटरेट है, लिटरेट तो साइन करेगा, इलिटरेट है तो हम इंप्रेशन देगा, पर दोनों को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, एक विटनेस। भव्य याद आ रहा है। उसके बाद अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट हो, या फिर एलएलपी हो, या फिर कोई फॉरेन नेशनल हो, तो क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट तो उसके डायरेक्टर साइन करेंगे, एलएलपी तो उसके पार्टनर साइन करेंगे, फॉरेन नेशनल है तो जो उसकी बेसिक डिटेल है वो नोटरी पब्लिक के थ्रू ऑथोराइज होनी चाहिए, और इंडिया में बिजनेस करने के लिए उसको बिजनेस वीजा लगेगा। पर अगर वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, तो उसको बिजनेस वीजा की नीड बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल और डायरेक्टर, कौन से फॉर्म में, आईएनसी 8 में। और उसके बाद एक डिक्लेरेशन किसके द्वारा जाएगी, बाय सब्सक्राइबर, कौन से फॉर्म में, आईएनसी 9 में। क्या जाएगी कि पहला जो हमने इंफॉर्मेशन सबमिट करी है वो क्या है, ट्रू है, वो लोग कन्विक्टेड नहीं है, और पिछले 5 सालों में गिल्टी वो नहीं पाए गए हैं। और उसके बाद एड्रेस जाएगा, डायरेक्टर्स की डिटेल जाएगी, कौन से फॉर्म में, आई DIR 12 में, प्लस
DIR 12 में डायरेक्टर की कंसेंट भी जाएगी DIR 2 में। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स जाएगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया कि जो भी रिक्वायरमेंट उसने पब्लिश करी है ट्रू एंड करेक्ट है, तो INC 11 में उस कंपनी को इंकॉर्पोरेट कर दिया जाए, और इंकॉर्पोरेट करने के बाद उसको एक सिन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। सिन नंबर बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती परमानेंटली, उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके अपने पास रखने हैं। और कभी ये प्रूव हुआ कि जो कंपनी ने गलत स्टेटमेंट फाइल करी है एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन, और कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी हो, और जो भी पर्सन एसोसिएटेड है वो 7 में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है तो ट्राइब्यूनल ये सारे ऑर्डर भी पास कर सकता है। पहला क्या, मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उनकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड करने के लिए, उनके नाम को रिमूव करने के लिए, और वाइंडिंग अप करने के लिए। बट ये सारे ऑर्डर पास करने से पहले वो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करे हुए हैं उनको भी वो कंसिडर करेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सेक्शन नंबर 7। उसके बाद सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारा आता है सेक्शन 8। कंपनी जो वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो अपना प्रॉफिट कहाँ अप्लाई करते हैं, वो वेलफेयर को डेवलप करने के लिए। डिविडेंड वो बिल्कुल भी नहीं बांटते। अब इसमें बात ये है, क्या सिंगल पर्सन भी, क्या सिंगल पर्सन भी सेक्शन 8 बना सकता है? डेफिनेटली बना सकता है, बट ओपीसी का नाम नहीं ले सकता, ओपीसी का नाम बिल्कुल भी नहीं ले सकता, और स्मॉल कंपनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती बस। और इसमें एक बात और थी कि क्या कोई फर्म सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है, इसकी कोई प्रोहिबिशन नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन करवाना, तो रजिस्ट्रेशन किस में जाएगा? INC 32 में जाएगा। MOA MOA किस में, बोलो जोर से? 13, और AOA 31। फिर अगले 3 साल में कहां से पैसा आएगा और हम कहां पैसा यूटिलाइज करेंगे, उसकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको सबमिट करनी पड़ेगी। प्लस डिक्लेरेशन, वही 2 डिक्लेरेशन जानी है, एक CS एडवोकेट के द्वारा, या फिर दूसरी सब्सक्राइबर्स के द्वारा। जो प्रोफेशनल्स देंगे वो कौन सी? 14 में। जो सब्सक्राइबर देंगे वो 15 में। कि सारे के सारे रूल्स सेक्शन 8 के हमने कंप्लाई कर लिए हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन का क्या मतलब है यहाँ पे? याद है वो बात, पूरा चार्ट बनवाया था टेबल वाला? इसमें क्या बात है, पहला जनरल मीटिंग हमें करवानी है, जनरल मीटिंग का नोटिस हमें भेजना पड़ेगा, और नोटिस भेजने के लिए मुझे उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब SR पास हो गया तो INC 18 में मुझे SR अटैच करके, स्टेटमेंट अटैच करके, नोटिस अटैच करके किसको देना है? RD को देना है। और कॉपी ऑफ INC 18 मुझे किसको भी देनी है? ROC को भी देनी है। प्लस मुझे 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, मतलब जिस दिन हमने INC 18 दिया उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 न्यूज़पेपर में मुझे पब्लिश करना है, और उसकी कॉपी मुझे RD को भी देनी पड़ेगी कि हमने देखो वो सही से पास कर दिया है, हमने सही से वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दी है। और एडवर्टीजमेंट कौन से नोटिस में जाएगी? INC 19 में। उसके बाद कंपनी शुड फाइल ऑल इट्स FS। अब इसमें ये बात थी कि कंपनी ने सारी सारी अपनी FS टिल डेट तक की फाइल कर दी हो। RO, अब RD क्या करेगा? RD या तो उसके अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, अप्रूव कर रहा है तो अप्रूव वो कर सकता है। अप्रूव करने के बाद कंपनी दोबारा से SR पास करेगी टुवर्ड अल्टरेशन ऑफ MOA और AOA, और MOA अल्टर करने के बाद फिर ROC को फाइल करेगी, और ROC उसको फिर क्या देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आया है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अगर कंपनी ने, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना सब लोग, अगर कंपनी ने सेक्शन 8 की कोई भी रिक्वायरमेंट को नॉन कंप्लाई किया है तो वो उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, बट उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग उसको हर देगी। अब ट्राइब्यूनल या तो उसको वाउंड अप भी कर सकता है या अमेलगमेंट भी कर सकता है। वाउंड अप कर देगा और सारी की सारी जो एसेट्स की वैल्यू आई है तो प्रमोशन में लगा देगा, या फिर एक फंड बनाया गया है IBF, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में वो पैसा डाल देगा, या फिर उस कंपनी को उठा के किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी में दैट नॉट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, है ना, दैट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट में वो अमेलगमेट कर देगा। उसके बाद हमारा ये था, अगर कंपनी ने कोई पनिशमेंट कितनी इंपोज करेगा? अगर विलफुली किसी डायरेक्टर ने, किसी ऑफिसर ने नॉन कंप्लाई किया है तो 447। अब किया है तो कंपनी को फिर कितनी, 10 लाख से लेके
1 करोड़, और ऑफिसर के ऊपर 25,000 से लेके 25 लाख रुपए तक। ये हमारी थी कंप्लीट सेक्शन 8 कंपनी का चार्ट। बोलिए। अपना लाइसेंस हटाने के बाद। हाँ। नहीं। उसके बाद रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी, नॉट ओपीसी, रिलैक्सेशन अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 के ऊपर 3 रिलैक्सेशन थी। पहला 14 दिन वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा, 21 डेज वाली एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। और नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। याद आ रही है चीजें पूरा जितना करवाया था, या कुछ कुछ याद आ रहा है? चलो, कुछ तो आना चाहिए, ऐसा ना कुछ भी नहीं याद आए। फिर सेक्शन 9, दैट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्टर्ड होने के बाद वो सारे के सारे वो एक्ट कर सकती हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कर सकती हैं, जैसे पावर टू होल्ड द प्रॉपर्टी, पावर टू सोल्ड द प्रॉपर्टी, पावर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, टू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन, टू शू अनदर पर्सन, बी शूड फ्रॉम अनदर पर्सन, वो सारे एक्ट वो कर सकती है। फिर है तुम्हारा एमओए। एमओए में कितने सारे क्लोज होते हैं? पहले कौन सा? नेम क्लोज, फिर सिचुएशन क्लोज, फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। सबसे पहले हम आते हैं नेम क्लोज पे। नेम क्लोज में सबसे पहली बात क्या होती है कि जो नेम क्लोज आएगा, अगर प्राइवेट है तो वो यूज करेंगे प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक है तो लिमिटेड। अब रिजर्वेशन करना है, बात सुनो, इसमें आपको ओवरऑल बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। रिजर्वेशन करवाना है तो दो केस आते हैं उसमें, या तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी है या वो न्यू कंपनी है। न्यू कंपनी तो आईएनसी 32 में रिजर्वेशन के लिए वो डाल देगी, और अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो एक फॉर्म नंबर होता है RUN, रिजर्व यूनिक नंबर में डाल के वो अप्लाई करेगी उसको। अब आरओसी सेटिस्फाइड होगी कि ये वो नाम नहीं है जो हमें नहीं देना चाहिए, तो उस नाम को उसके लिए रिजर्व करके रख देगी। अब एग्जिस्टिंग है तो कितने टाइम के लिए रिजर्व करेगी? 60 दिन के लिए। अगर वो न्यू कंपनी तो पहले 20 दिन के लिए रिजर्व करेगी, फिर कंपनी प्लस 20 दिन करवा सकते हैं 1,000 रुपए देके, फिर प्लस 20 दिन और करवा सकते हैं 2,000 रुपए देके, या फिर प्लस 40 दिन करवा सकते हैं इकट्ठा 3,000 रुपए देके। बस। अब नाम में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो नाम कैसा, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा इंप्रेसिव नहीं होना चाहिए कि वो किसी गवर्नमेंट की ब्रांच है, या फिर बोर्ड कमीशन एटसेट्रा यूज वर्ड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर बाय फॉल्ट आरओसी ने उसके नाम को रजिस्टर्ड कर दिया है और जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी या फिर इनकरेक्ट थी, और कंपनी अभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, तो उसके नाम जो रिजर्व किया था वो क्या कर देंगे? कैंसल, और अप टू 1 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर आ सकती है। ओके। उसके बाद अगर वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब बन तो गई कंपनी, क्या करे उसको? या तो डायरेक्ट कर देंगे कि अपने नाम को क्या करे, चेंज करो, या फिर उसको क्या कर देंगे, स्ट्राइक ऑफ, या उस कंपनी को क्या करवा देंगे, वाउंड अप आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सिचुएशन क्लोज, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट करी हैं, और ये वो ऑफिस होता है जहां पे सारे के सारे नोटिस कम्युनिकेशंस सेंड आउट किए जाते हैं। और सिचुएशन क्लोज होना जरूरी है ताकि हमें कंपनी की ज्यूरिडिक्शन में पता चल जाए कि कौन सी आरओसी के अंडर ये फॉल करेगी। और जब डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, जब इंकॉर्पोरेशन हो गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना भी पड़ेगा, और याद है वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है? जिस पर्पस के लिए वो बनी हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज, और उसके वो डिपार्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर उससे डिपार्ट किया तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस कहता है कि वो एक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा, और कोई भी उसको कैसे भी रेक्टिफाई नहीं कर सकता। इवन एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर भी उस एक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकती। लायबिलिटी क्लोज में क्या होता है? लायबिलिटी क्लोज में होता है अगर मान लो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है या फिर हमारी गारंटी वाली कंपनी है। शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जितना हमारा अमाउंट क्या है, अनपेड है, वहां तक की उसकी लायबिलिटी रहेगी। और गारंटी में जितना अमाउंट उसने बोला है कि हम वाइंडिंग अप पे कंट्रीब्यूट करेंगे उतने तक वो लाइबल रहेगी। और कहां पे वाउंड अप के टाइम पे वो कंट्रीब्यूशन देंगे? एसेट, एक्सपेंसेस, या फिर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ अदर कंट्रीब्यूटरीज। और ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, अगर कोई मेंबर रिजाइन हो गया, रिजाइन होने के बाद वाउंड अप हो रहा है, तो जिस दिन रिजाइन हुआ उसके अगले 1 साल तक जो पिछले डेट्स हैं उनके लिए लायबिलिटी कॉल कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कॉल कर सकते हैं।
मतलब होता है हमारा कि जो भी हमें कॉर्पस इकट्ठा करना है, कंपनी क्या करेगी वाइंडिंग अप पे, सारा का सारा इकट्ठा कर लेगी। क्या मेरे पास जायदाद है, तो अब मेंबर से जो कंट्रीब्यूशन आना वो मेरी क्या जायदाद है, वो भी एसेट ही तो है, तो उस एसेट में डाल देंगे पैसा टुवर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी, बस। फिर आता है हमारा कैपिटल क्लोज, कितने ऑथराइज कैपिटल है, कितने हमारी फेस वैल्यू और कितना हमारा पार वैल्यू ऑफ शेयर है। सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होता है, जितना नंबर ऑफ शेयर वो लोग सब्सक्राइब करेंगे उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लोज। नॉमिनेशन क्लोज, एमओए में नॉमिनीज के नाम भी डाले जाएंगे। फिर आता है सेक्शन 5 AOA, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज था इसमें, दैट इज एंट्रेंचमेंट, टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट। अब मैनर ऑफ इंक्लूजन क्या था, मैनर ऑफ इंक्लूजन ये था कि ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप लोग ही मालिक हो। आफ्टर फॉर्मेशन करना है और प्राइवेट है तो कंसेंट कितनी, यूनानिमस, अगर पब्लिक है तो स्पेशल। नोटिस ऑफ एंट्रेंचमेंट, अगर फॉर्मेशन में है तो INC 32 में ही जाना है, आफ्टर फॉर्मेशन है तो MGT 14, 30 दिन के अंदर अंदर फीस के साथ मुझे ROC को देना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है MOA में, तीन डिफरेंस है। पहला क्या, कंटेंट, MOA ऑब्जेक्ट और आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुप्रीमेसी, आर्टिकल को दोनों चीजें फॉलो करनी पड़ती है, एमओए भी और रूल्स भी, और एमओए को सिर्फ रूल, तो सुप्रीम कौन सा हुआ, MOA। स्कोप, वाइडर स्कोप किसका होता है, एमओए का, और नैरो स्कोप किसका होता है, आर्टिकल का। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ये हमारा होता है कि अगर एक बार हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गए, रजिस्टर्ड हो गए, तो उसके बाद वो डीम्ड कर ले जाएंगे कि हूसोएवर एंटर्ड विद द कंपनी, उसको डीम्ड नॉलेज उन सारे डॉक्यूमेंट्स की होगी। मतलब ये प्रोटेक्ट किसको करता है, कंपनी को, किसके अगेंस्ट, आउटसाइडर के अगेंस्ट, बस ये बात है। उसके बाद हमारा इंडोर मैनेजमेंट था। इंडोर मैनेजमेंट में क्या था कि इसमें ये बोला जाता है कि हाउ द आउटसाइडर नो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, की इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, कंपनी कैसे काम कर रही है, वो बाहर वालों को कैसे पता होगा। तो यहाँ पे ये बात बोल के सकता है कि जो भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनरजिस्टर्ड रिजोल्यूशंस होते हैं, अनरजिस्टर्ड डिसीजंस होते हैं, उनके बारे में बाहर वालों को कैसे पता होगा। इसलिए हम हर हालत में ये नहीं कह सकते कि बाहर वालों को कंप्लीट नॉलेज है। ये जो हमारा डॉक्ट्राइन है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को अगेंस्ट इनसाइडर कंपनी, मतलब। अब एक्सेप्शन क्या है DOIM की, पहला नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सेकंड नेग्लिजेंस, थर्ड फोर्जरी, देन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, की हमें पता ही नहीं कि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है। एंड देन विल एक्ट इज अल्ट्रा, और आपको पता है अल्ट्रा वायरस में बाहर वाले ही लाइबल होते हैं। वो एक्ट क्या होता है, नल एंड वॉइड। अब सेक्शन 6, एक्ट ओवर एट MOA और AOA, अगर हमने कोई ऐसा एक्ट किया है या अगर हमने कोई ऐसा प्रोविजन डाला है जो एक्ट के ओवरराइड करता है तो वो हमारा वॉइड माना जाएगा। बट इट सेल्फ एक्ट में ही बोला गया है कि आप कुछ भी प्रोविजन डाल सकते हो तो वैलिड माना जाएगा। जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर मान लो उन्होंने बोला हुआ है कि प्रोहिबिटेड है वैसे, बट अगर आप एओए में डालते हो तो परमिटेड माना जाएगा, तो वैसे ही इसमें केस है। तो ये सब्जेक्ट टू रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड इन एओए होता है कि एओए में डाल दे तो एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। देन सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार हमारा जो MOA है वो रजिस्टर्ड हो गया, ए रजिस्टर्ड हो गया, तो बाइंड किस किस से होगा, मेंबर कंपनी से बाउंड हो जाएंगे, कंपनी मेंबर से बाउंड हो जाएंगे, और मेंबर मेंबर से बाउंड हो जाएंगे। फिर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, पहली बात तो ये बाय ऐसा, और सबसे पहले क्या बात हुई इसमें, चेंज ऑफ नेम। और अगर मुझे प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम उसको नहीं बोलेंगे। कल हमने कंसेप्ट किया था जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वो हम अलग से पढ़ेंगे इसमें, मतलब सेक्शन 13 में वो फुल नहीं होता है। अब अगर मुझे नाम चेंज करना है, दैट इज चेंज ऑफ नेम, तो क्या होगा, सबसे पहले INC 24 में ROC को अप्लाई करना पड़ेगा। अब ROC अप्रूवल देगा कौन से फॉर्म में, INC 25 में, ओके। और हमारा क्या है, और नाम चेंज करना अलाउड नहीं होगा अगर उसने एनुअल रिटर्न में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिपॉजिट्स में, डिबेंचर में कोई भी डिफॉल्ट किया है, मतलब इन चीजों में कोई भी डिफॉल्टिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 16, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अगर कभी RD को लगता है कि जो हमारे नाम दिए गए हैं वो आइडेंटिकल हैं या किसी से मिलता और जुलता है, तो ये तो वो अपने आप या किसी और के एप्लीकेशन पे
किसके एप्लीकेशन पे, ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर के एप्लीकेशन पे उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट। किसको? कंपनी को, कि वो अपने नाम को क्या करे, चेंज करे। और उसको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और चेंज करने के बाद आफ्टर चेंज आरओसी को 15 दिन में नोटिस देना पड़ेगा। और आरओसी एक उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी का नाम चेंज हो गया है। और अगर कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, नाम चेंज किया, तो डायरेक्शन यदि नहीं किया तो पेनल्टी कितनी, कंपनी के ऊपर कितनी, 1000 रुपए पर डे, और ऑफिसर के ऊपर 5000 से लेके 1 लाख रुपए तक। उसके बाद एक ना नोट था, अगर मान लो प्रोप्राइटर ऑफ द नॉट प्रोप्राइटर ऑफ कंपनी, प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है, उसको अगर अप्लाई करना है, ऑब्जेक्शन डालना है, तो 3 साल के अंदर अंदर डालना पड़ेगा। जब कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड हुई या कंपनी उस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उसके बाद चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सबसे पहला पॉइंट यहां से शुरू होता है। अब फॉर्म बताना मुझे कौन सा था, एप्लीकेशन जो आरडी को जाएगी 23, आईएनसी 23। देखो कंपनी पहले एप्लीकेशन देगी आरडी को आईएनसी 23 में, क्या क्या चीज उसमें डालेगी, एमओए हो गया, मिनट्स हो गया, बीआर हो गया, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, और जो आरओसी का एक्नॉलेजमेंट कराया मैंने उसकी एक कॉपी हो गई। और फिर आरडी के पास क्या राइट है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आरडी सेटिस्फाइड हो गया कि अल्ट्रेशन विद द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स है, या फिर क्रेडिटर का सफिशिएंट प्रोविजन है कि उनका पे ऑफ हो जाएगा, कंपनी के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी है, तो फिर क्या है, यहाँ पे जो आरडी है वो उनको एक ऑर्डर पास कर दिया कि आप चेंज कर सकते हो। फिर 30 दिन के अंदर अंदर, मेरी बात सुनो, कंपनी को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। जब कंपनी ने आईएनसी 23 में एप्लीकेशन करा था, आईएनसी 23 में एप्लीकेशन किया था, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, पिछले 30 दिन के अंदर अंदर उसको एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी। और उस एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी हमें आरडी को सबमिट करनी थी। और एक बात बताइए मुझे, कंपनी जो आरओसी को भेजेगी ऑर्डर, कौन सा फॉर्म था वो, 23 था वो भी, 23 तो नहीं था, 28 था शायद मेरे ख्याल से, 28। इसमें साफ नहीं आ रहा है ये। और एडवर्टीजमेंट किस में देगी, 26 में पक्का, श्योर ना? ठीक है, देखो अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसमें दोबारा समझो इसमें क्या है। पहला कंपनी कंपनी साइमल्टेनियसली 2 काम करेगी। पहले वो आईएनसी 23 में आरटी को अप्लाई करेगी, साथ साथ पिछले 30 दिनों में वो एडवर्टीजमेंट देगी आईएनसी 26 में। और आरटी का सेटिस्फाइड हो गया तो 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर दे देगा। और ऑर्डर देने के फिर 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑर्डर आए हैं वो उसको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। और आरओसी फिर उसको ऑल्टर करके बोल देगी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है। फिर चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अगर हमने कोई पैसा उठाया था किसी और चीज के लिए, बट हम पैसा यूज करना चाह रहे हैं किसी और चीज के लिए, पर पहले हमें ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो पैसा कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऑब्जेक्ट चेंज कैसे करना है। पहला, भावना ध्यान से सुनना, सबसे पहला चेंज करना है तो मैं एसआर पास करना पड़ेगा। और एसआर का मुझे नोटिस किसको देना पड़ेगा, मेंबर्स को देना पड़ेगा। अब नोटिस के अंदर डिटेल्स क्या क्या जाएंगी, कितना मनी रेज हुआ है, कितना अमाउंट यूटिलाइज हो गया है, कितना अमाउंट खाली पड़ा हुआ है, वो अमाउंट हम कहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, और उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी चीज चाहिए वो मुझे नोटिस में डाल के मेंबर को इन्विटेशन लेटर में देनी पड़ेगी। और एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में भी और वेबसाइट पे भी। और न्यूज़पेपर बताने की जरूरत नहीं है, एक वर्नाकुलर और एक इंग्लिश। अब डिसेंटिंग होल्डर को क्या बोला जाएगा, टाटा बाय बाय, कि आप लोग जा सकते हो, अगर आपको कंसेंट नहीं, अपने पैसे लो, सेबी के अनुसार उनको बाय बाय कर दिया जाएगा। और एसआर आरओसी को फाइल किया जाएगा। और आरओसी 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एसआर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को फाइल करना, और आरओसी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी कि आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अब ये पैसा फ्रीली कहीं भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 14 अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, अगर मुझे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा मुझे। एसआर पास करना है तो 60 दिन के अंदर अंदर मुझे आरडी को अप्लाई करना है, कौन से फॉर्म में, RD1 में एमओए लगाना है, साथ में बीआर लगाना है, साथ में मिनट्स लगाने हैं, साथ में और एक डिक्लेरेशन भी लगानी है। आरडी अप्रूव करेगी, और जब अप्रूवल लेटर आया उसके 15 दिन के अंदर आईएनसी 27 में आरओसी को हमें
नोटिस देना पड़ेगा कि हम अब ऑल्टर हो चुके हैं, हमने अपने आप को कन्वर्ट करवा लिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। कौन से फॉर्म में जाएगी एप्लीकेशन? आईएनसी 27 में। और साथ में क्या क्या जाएगा? एक तो ऑल्टर्ड एओए और एक कॉपी ऑफ ऑर्डर जो आरडी से आया था, ये वाली चीज अप्रूवल वाली। फिर अल्टरेशन ऑफ एमओए नोटेड इन द एवरी कॉपी, हर एक कॉपी में डाला जाएगा। अगर इन केस मैंने किसी को अनऑल्टर्ड कॉपी डिलीवर करी है तो 1000 रुपए पर डे की, ऐसा पर कॉपी, ध्यान देना इस चीज को, सिमिलर से ही है, पर कॉपी उसके ऊपर इंपोजिशन आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन 12 दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहला क्या है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इनकॉर्पोरेट हो गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको आरओ मेंटेन भी करना है और आरओसी से वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। दूसरा लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब क्या है कि उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर पेंट से नाम लिखवाना है, एंग्रेव्ड करवाना के बोर्ड लगवाना है इन एन लेजिबल लेटर्स, मतलब रीजनेबल लेटर। और अगर पिछले 2 सालों में कोई भी नाम चेंज हुआ है तो आज मुझे पुराने वाला नाम भी डालना पड़ेगा। अगर ओपीसी है तो ब्रैकेट में मुझे ओपीसी का नाम भी डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हमारा जो आरओ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो हमारा सिटी टू सिटी चेंज हो रहा है, वेट मतलब विद इन द सिटी चेंज हो रहा है, तो पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन किसको चला जाएगा? आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 22 में। अगर हमारा फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी चेंज हो रहा है तो पहला क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन, और आईएनसी 22 में 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को। और फिर हमारा है फ्रॉम, वेट, फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर बट विद इन द स्टेट। पहले एसआर, एसआर पास करने के बाद आरडी को एप्लीकेशन, आरडी के पास 60 दिन, आरडी के पास 30 दिन है अप्रूव करने के, अप्रूव करके वो कंपनी को दे देगा, फिर कंपनी आरओसी को नोटिस देगा 60 दिन के अंदर अंदर, और फिर आरओसी 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी का आरओ चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारा पॉइंट था, वेट, अगर सेक्शन 12 में कोई भी डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी? 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक। उसके बाद सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कितना बढ़िया सेक्शन है ये एप्लीकेबल किस पर है? मेरी बात सुनो पहले, दो कंपनीज हैं और दोनों साइमल्टेनियस पूरी होनी चाहिए तो ये अप्लाई होगा। पहला कंपनी शेयर कैपिटल वाली होनी चाहिए और कंपनी 2019 के बाद इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए। क्या बोला गया है कि कंपनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकती अगर उसे 30 दिन के अंदर अंदर आरओ बना के वेरीफाइड नहीं करवाए हैं, या 180 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन नहीं दी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने सारे शेयर्स जो उन्होंने एग्री किए थे वो सब्सक्राइब कर लिए हैं। बस अब डिक्लेरेशन कौन सा फॉर्म में देनी होती है? 20A में। और अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि कमेंस वो बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि दो रिक्वायरमेंट में से कोई भी एक पूरी नहीं हुई और फिर भी उन्होंने बिजनेस कमेंस कर लिया, तो पेनल्टी कितनी? 50,000 से ऊपर 1000 रुपए पर डे ऑफिसर के ऊपर, मैक्सिमम कितनी? 1 लाख। और रिमूवल भी वो कर सकती है। फिर सेक्शन 8 कन्वर्जन ऑफ कंपनी, मतलब कन्वर्जन वो कर सकते हैं। सेक्शन 18 एमओए और ए ऑल्टर करके, और एमओए ऑल्टर होके आरओसी को फाइल होना चाहिए, और आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो पुरानी वाली क्लोज कर देगा और नई वाली बना देगा, बस। और लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब सेक्शन 19 सब्सिडरी नोट टू होल्ड शेयर ना होल्डिंग कंपनी, ये मैंने कल ही बताया था आपको कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, बट 4 या 5 केसेस जहां पे वो कर सकती हैं, बाय एलआर, बाय ट्रस्टी, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एंड बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, और बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगेमेशन स्कीम, ये हो सकता है। और वोटिंग राइट का भी था ना इसमें कुछ, वोटिंग राइट सिर्फ दो में, देखो ये लिख रखे हैं, वोटिंग राइट सिर्फ दो में होंगे, पहला एलआर के केस में और दूसरा ट्रस्टी के केस में, और किसी में वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या था? सेक्शन 20 की डॉक्यूमेंट हमें आरओसी को सबमिट करने हो, आरओसी को कंपनी को सबमिट करने हो तो किसी भी पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। और मेंबर एक पर्टिकुलर मोड भी बता सकता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये इन सिलेबस है, तो इसको कर लेना अच्छे से। अगर के पार्टिकुलर मोड बताया हुआ है तो डेफिनेटली वो फीस पे करेगा और उसी मोड के थ्रू कंपनी को उसके लेटर नोटिस भेजने
पढ़ेंगे। अब डिलीवरी इफेक्टिव कब मानी जाएगी? अगर वो बाय पोस्ट करे तो 48 घंटे बाद ये माना जाएगा कि डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो नोटिस ऑफ मीटिंग हो। ध्यान रखना इस चीज को, नोटिस ऑफ मीटिंग के केस में ये, अदर केस में जब मैंने डिलीवरी किया उस टाइम पे कंप्लीट माना जाएगा। और निधि कंपनी है तो अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसने 1000 रुपए के शेयर होल्डर, 1000 रुपए के शेयर्स 1% ऑफ पीएससी के होल्ड कर रखे, उसी को नोटिस भेजना जरूरी है, अदरवाइज किसी को भी नोटिस भेजना जरूरी नहीं है। बचे हुए के लिए हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स कोई भी कर सकता है, तो केएमपी कर सकता है, कोई और ऑथराइज्ड पर्सन भी कर सकता है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स, मतलब ये बिल्स हुए, प्रोमाइस नोट हुए, चेक हुए, वो सिर्फ वही पर्सन ऑथराइज कर सकता है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी हम देंगे कैसे? कॉमन सील है तो राइटिंग में, सॉरी, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा के राइटिंग में दे देंगे, अगर कॉमन सील नहीं, दो डायरेक्टर अगर सीएस हैं तो एक डायरेक्टर प्लस एक सीएस। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना।